हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग डैनियल डिफॉय की काफ़ी फेमस वर्क रॉबिन्सन क्रूजो को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक का समरी डिस्कस कर रखे हैं। समरी के जरिए आप लोग को कहानी समझ में आएगा, और समरी से पहले भी हम जो है इस नॉवल में जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना, उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखे हैं। उसके बाद थीम्स वाला सेक्शन आएगा, मतलब इस नॉवेल में किन किन थीम्स को, विषयों को फॉलो किया हुआ है वो बता रखे हैं। उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो, जो कि इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है, उसी के नाम पे इस नॉवेल का भी नाम पड़ा हुआ है, तो उसकी कैरेक्टर स्केच को भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो इस नॉवेल के टाइटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आप रॉबिन्सन क्रूजो के बारे में लिख सकते हो। अगर आप लोग के सिलेबस में रॉबिन्सन क्रूजो नॉवेल है ना, तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है, रॉबिन्सन क्रूजो इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश नॉवल रिटन बाय डैनियल डिफॉय। रॉबिन्सन क्रूजो जो है सबसे स्टार्टिंग के नॉवल में से एक है, जिसको कि लिखा गया है डैनियल डिफॉय के द्वारा। द नॉवल इज रिटन एज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो। इस नॉवल को लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में, एक आत्मकथा के रूप में रॉबिन्सन क्रूजो के। ए मैन हु स्पेंड्स 28 ईयर्स ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड आफ्टर ए शिपरेक, कि कैसे एक रॉबिन्सन क्रूजो नाम का जो आदमी है ना, एक शिपरेक के बाद, शिपरेक मतलब जैसे ही तूफान की वजह से उसका जहाज तबाह होता है, तो उस शिपरेक के बाद कैसे एक आदमी जो है एक डिजर्टेड, एक सुनसान आइलैंड में फंस जाता है, सुनसान द्वीप में फंस जाता है, और वहां पे अपनी जिंदगी के 28 साल बिताता है। उस बारे में ये पूरा जो है नॉवेल है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 25 अप्रैल 1719। इसको जो पब्लिश करवाया गया ना इस नॉवेल को, पहली बार 25 अप्रैल 1719 को पब्लिश करवाया गया। इस नॉवेल को ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहा गया है, क्योंकि ना रॉबिन्सन क्रूजो जो है ना खुद अपने लाइफ का कहानी बता रहे हैं इस नॉवेल में। ठीक है, अपने लाइफ के पास्ट के इवेंट्स को बता रहे हैं, इस वजह से उसको एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहा गया है। अब आगे है, द नॉवल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का सबसे पहला रियलिस्टिक नॉवल के नाम से जाना जाता है ये हम लोग का जो नॉवल है रॉबिन्सन क्रूजो। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी साहित्य का पहला नॉवल रॉबिन्सन क्रूजो को माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी 2-3 नॉवेल्स लिखा गया है, जैसे कि अगर हम लोग वो बात करें, द पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियन का वर्क है, जो कि नॉवेल ही है, उससे इससे पहले लिखा गया है। और एक आपरा बैन का वर्क जो है और नौको, वो भी इससे पहले लिखा गया है। लेकिन जो है, जो नॉवेल का मेन फीचर होता है ना, नॉवेल का मेन फीचर होता है कि इसमें रियलिज्म को दिखाया जाता है, वास्तविकता को दिखाया जाता है, एक ऑर्डिनरी इंसान, एक मिडिल क्लास पीपल के जीवन को दिखाया जाता है। एक मिडिल क्लास आदमी, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान किसी भी सिचुएशन में फंस जाने के बाद कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को हैंडल करता है ना, वो सारा चीज़ इस नॉवल में दिखाया गया है। तो नॉवल वाला फीचर सारा इसमें पाया जाता है, इस वजह से इसको ना पहला नॉवल माना गया है अंग्रेजी साहित्य का। ध्यान रखिएगा ये चीज़। द कैरेक्टर ऑफ क्रूजो बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर शिलकुक। मतलब ये जो कैरेक्टर है ना क्रूजो का, रॉबिन्सन क्रूजो का, वो एक रियल लाइफ कहानी है अलेक्जेंडर सेल्किर्क की। मतलब अलेक्जेंडर सेल्किर्क नाम का एक रियल में आदमी था, उसी पे आधारित है ये रॉबिन्सन क्रूजो कैरेक्टर जो है। ए स्कॉटिश सेलर, और ये अलेक्जेंडर सेल्किर्क जो रहता है वो एक स्कॉट का सेलर रहता है, नाविक रहता है, हु वॉज मरून्ड ऑन एन अनइनहेबिटेड आइलैंड इन ए पैसिफिक ओशियन फॉर 4 years। जो कि है ना एक मरून्ड, इट मीन्स वही हो जाता है, एक निर्जन से द्वीप में फंस जाता है, पैसिफिक ओशियन के द्वीप में। पैसिफिक ओशियन इट मीन्स प्रशांत महासागर के बीच में एक द्वीप था, एक जमीन का टुकड़ा होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो आइलैंड होता है चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, बीच में थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा होता है, एक छोटा सा आइलैंड होता है, छोटा सा जगह होता है। तो कैसे जो अलेक्जेंडर सेल्किर्क है ना, वो 4 साल के लिए पैसिफिक ओशियन के बीच में जो आइलैंड था उसमें फंस जाता है। तो उसी पे आधारित है हम लोग का नॉवेल आज का रॉबिन्सन क्रूजो भी, और यही अलेक्जेंडर सेल्किर्क पे ही हम लोग का रॉबिन्सन क्रूजो जो है कैरेक्टर बेस्ड है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आंसर आए इस टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन जरूर लिखना है, और कम से कम तो इतना जरूर लिखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, थीम्स लिख रहे हो, कैरेक्टर स्केच लिख रखे हो, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बताना है कि इस नॉवल के ऑथर कौन है, कब पब्लिश किया गया, थोड़ा बहुत एक होता है ना, तो ये वाला सेक्शन जरूर लिखना। फिर आगे जो हम लोग का सेक्शन है अबाउट ऑथर, हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। डैनियल डिफॉय वॉज एन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट एंड पैम्फलेटर। डैनियल डिफॉय जो रहते हैं एक अंग्रेजी लेखक रहते हैं, जर्नलिस्ट रहते हैं, और पैम्फलेटर इट मीन्स एक होता है ना जो छोटी पत्रिका लिखते हैं, वो पैम्फलेटर भी लिखते थे। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इंग्लिश नॉवल के फाउंडर इट मीन संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, उनका कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है वो है रॉबिन्सन क्रूजो, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद मोल फ्लैडर्स, ये भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, मास्टर्स के सिलेबस में ये आपको पक्का देखने को मिलेगा, मोल फ्लैडर्स।
ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर 1722 और एक है रुखसाना। ठीक है, ये सारा उनका काफ़ी फेमस वर्क है। अब इस नॉवेल का हम लोग का समरी वाला सेक्शन आता है, लेकिन समरी पढ़ने से पहले हम लोग इस नॉवेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ताकि कहानी जो है आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि अगर एग्ज़ाम में आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कुछ याद नहीं होता, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप सिर्फ समरी लिख के 60 to 65% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, एंड टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो, टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, 70+ आएगा, लेकिन सिर्फ समरी लिख के आप 60 to 65% मतलब खुद को फर्स्ट डिवीज़न पास करवा सकते हो। ठीक है, तो ये है जिन स्टूडेंट से नहीं हो पाता है 3-4 क्वेश्चन रेडी, उनके लिए कि आप एटलीस्ट समरी जरूर याद करके जाओ, मतलब इंट्रोडक्शन, समरी और कंक्लूजन। कोई भी क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से रिलेटेड वो वाला लिख देना, आपको 60 to 65% मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कैरेक्टर स्केच, थोड़ा सा कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है हम लोग का रॉबिन्सन क्रूसो, द नरेटर एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि इस नॉवेल का नरेटर भी रहता है इस कहानी का, और प्रोटैगनिस्ट मेन हीरो भी रहता है। ही इज ए मिडिल क्लास मैन, एक मिडिल क्लास मैन, इट मीन्स एक साधारण आदमी रहता है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ब्रिटेन में रहता है, इन सर्च ऑफ ए जॉब, और ब्रिटेन चला जाता में जो है ना अपना जॉब ढूंढते रहता है, उसी की कहानी। हिज फादर रिकमेंड्स लॉ, उसके फादर उसको बोलते हैं कि लॉ कर लो, कानून की पढ़ाई कर लो, आराम से अपना जीवन जीना, मिडिल क्लास लोगों का जैसा सोच था। बट रॉबिन्सन रिबेल्स, लेकिन रॉबिन्सन यहाँ पे विद्रोह कर देता है, अपने फादर के अगेंस्ट जाता है, एंड बिकम्स मर्चेंट, एक मर्चेंट या एक सेलर बन जाता है, एक नाविक बन जाता है। ठीक है, अब फ्राइडे की बात आती है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो फ्राइडे है। ये फ्रेंड या फिर सर्वेंट रहता है क्रूजो का। रॉबिन्सन सेव्स हिम फ्रॉम कैनिबल्स, रॉबिन्सन जो है ना फ्राइडे को बचाता है कैनिबल्स से। कैनिबल्स क्या होते हैं? ऐसे मानव जो खुद मानव को खाते हो, होता है ना एक नरभक्षी, मतलब जो आदमी को ही खाते हैं मार मार के। तो फ्राइडे को भी कैनिबल्स लोग मारने आए थे, लेकिन जो है रॉबिन्सन क्रूजो फ्राइडे को बचाता है उन कैनिबल से, उन नरभक्षकों से, एंड नेम्स हिम फ्राइडे, और उसका नाम भी खुद ही रख देता है फ्राइडे। और इसका नाम फ्राइडे भी रॉबिन्सन क्रूजो इसलिए रख देता है क्योंकि ये ना रॉबिन्सन क्रूजो को फ्राइडे वाले दिन मिला था। अब नेक्स्ट जो है ज्यूरी नाम का कैरेक्टर है, ए यंग बॉय, ये भी एक युवा लड़का रहता है, हु हेल्प्स रॉबिन्सन एस्केप फ्रॉम स्लेवरी अंडर द मूर्स, कि जब मूर्स के अंदर गुलामी कर रहा होता है ना रॉबिन्सन, तो उसको वहाँ से भागने में जो है ज्यूरी जो है काफ़ी मदद करता है। फिर एक क्रूजो फादर रहते हैं, एक क्रूजो के, रॉबिन्सन क्रूजो के पिता, अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल के पास स्टार्टिंग में उनका थोड़ा सा सीन है, थोड़ा सा उनके बारे में मतलब 1-2 लाइन, कुछ लाइन्स देखने को मिलता है, जब वो अपने बेटे को मना करते हैं कि नहीं तुम सेलर, नाविक नहीं बनो, मर्चेंट नहीं बनो उस समय। अब है द पोर्टुगीज सी कैप्टन, मतलब कुछ पुर्तगाली समुद्री कैप्टन रहते हैं। ही रेस्क्यू रॉबिन्सन एंड ज्यूरी, ये दोनों जो है रॉबिन्सन और ज्यूरी को बचाते हैं। ही इज काइंड, और ये जो पोर्टुगीज सी कैप्टन है, पुर्तगाली समुद्री कैप्टन है, ये काफ़ी दयालु रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, जेन्युइनस, उदार रहते हैं। ही हेल्प्स रॉबिन्सन रिच ब्राज़ील, ब्राज़ील पहुंचने में ये रॉबिन्सन की मदद करते हैं। फिर उसके बाद स्पैनियर्ड है, स्पैनियर्ड जो है वन ऑफ द प्रिजनर सेव्स बाय क्रूजो, क्रूजो के द्वारा सेव किया गया एक प्रिजनर है, एक कैदी है। फिर एक मूरिश पैट्रोन है, द म्यूटिनियर्स, कुछ विद्रोही रहते हैं। फिर एक वीडो नाम की कैरेक्टर रहती है, ये फीमेल कैरेक्टर है। कहीं आपको रॉबिन्सन की माँ का भी थोड़ा सा जिक्र मिलेगा, बट उतना डिटेल में हम कहानी को नहीं डिस्कस किए क्योंकि नोट्स हम लोग का लंबा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। अगर आपके एग्जाम में एक कैरेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन पूछ दे, हम इग्नू के सिलेबस में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये रॉबिन्सन क्रूजो चैप्टर है, और उसमें ना कैरेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर कैरेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर लिखने के बाद सारे कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना होगा। ठीक है, ये एवरेज मतलब तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा अगर वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो इसलिए आपको लोगों को कैरेक्टर के बारे में भी पता होना ज़रूरी है कि अगर कैरेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन पूछ ले तो। अब हम लोग समरी पे आते हैं। समरी में है द स्टोरी बिगिंस इन यॉर्क इंग्लैंड, स्टोरी जो शुरू होती है इस नॉवेल की यॉर्क इंग्लैंड से स्टार्ट होती है, कि इंग्लैंड में एक यॉर्क नाम का जगह है, वहाँ से। रॉबिन्सन क्रूजो वॉज बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, रॉबिन्सन क्रूजो का जो जन्म होता है एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के फैमिली में होता है इंग्लैंड के। हिज फादर वांटेड हिम टू लिव ए कंफर्टेबल एंड सेफ लाइफ, उसके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा जो है एक कंफर्टेबल, एक आराम का जीवन और सेफ सुरक्षित जीवन चाहिए। बट रॉबिन्सन हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल बाय सी, लेकिन रॉबिन्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, काफी दृढ़ डिजायर रहती है, इच्छा रहती है कि वो समुद्र की यात्रा करे। इग्नोरिंग हिज फादर्स एडवाइस, अपने पिता की एडवाइस को इग्नोर करते हुए, सलाह को इग्नोर करते हुए, ही वेंट ऑन सी वॉयसेस, वो एक सी वॉयसेस इट मीन्स एक समुद्री यात्रा के लिए चला जाता है। दिस डिसीजन बिकम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, और यहाँ पे जो वो डिसीजन लेता है कि हमको समुद्री यात्रा करना है, ये उसके जीवन का सबसे
टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ से उसका जीवन जो है ना पूरी तरह से बदल जाता है। रॉबिन्सन फेसेस मैनी डेंजर्स एट सी। रॉबिन्सन को समुद्र में बहुत सारे डेंजर्स का, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग स्टॉर्म्स, इट मीन्स तूफान का सामना पड़ता है, स्लेवरी, इट मीन्स गुलामी भी करनी पड़ती है। एट वन पॉइंट, एक समय तो, ही इज कैप्चर्ड बाय पायरेट्स, उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, पायरेट्स इट मीन्स समुद्री लुटेरों के द्वारा, एंड मेड ए स्लेव, और उसको स्लेव इट मीन्स गुलाम बना लिया जाता है। बट लेटर ही स्केप्स, लेकिन किसी तरह वहां से वो बचता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कहानी था, कैसे उसको कुछ लुटेरे आते हैं, पकड़ लेते हैं, स्लेव्स बना के खटवाते हैं, और कैसे उनसे बचता है। ये सारे इंसिडेंट को मात्र 2 लाइन में हम खत्म कर दिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम इस कहानी को बहुत शॉर्ट में मेंशन किए हुए, बहुत लॉन्ग में नहीं किए हुए। लॉन्ग में जाते तो 10 से 12 पेज का समरी हो जाता, और हमको यहाँ 4 पेज में समरी खत्म करना था। तो इस वजह से हम इसी तरह शॉर्ट इंसिडेंट को, मतलब एक नॉर्मल एवरेज तरीके से कोई भी इंसिडेंट को डिस्कस कर दिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताए हुए हैं। आफ्टर गेनिंग सम सक्सेस इन ब्राजील एज ए प्लांटेशन ऑनर, ही अगेन गोज ऑन ए शी वॉइस। मतलब जब यहाँ लुटेरों के पास से जब रॉबिन्सन क्रूजो बच के निकल जाता है तो वो ब्राजील पहुंचता है, वहाँ जाके प्लांटेशन ऑनर, एक बागान के ओनर के रूप में काम करता है। वहाँ उसको काफ़ी सफलता मिलती है, काफ़ी पैसा वैसा धनवन होता है। लेकिन उसके बाद फिर से वो फिर से अपनी यात्रा कंटिन्यू करता है, समुद्र की यात्रा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दिस जर्नी एंड्स इन डिजास्टर। ये जो जर्नी अब ब्राजील के बाद वो स्टार्ट करता है ना, वो एक डिजास्टर के साथ खत्म हो जाती है, एक बहुत भयानक किसी घटना के साथ खत्म होती है। द शिप इज काउट इन ए वायलेंट स्टॉर्म। उसका जो शिप था वो एक खतरनाक से स्टॉर्म, तूफान में फंस जाता है, एंड इज रेक्ड नियर डेजर्टेड आइलैंड, और एक डेजर्टेड आइलैंड के पास जाके वो टूट जाता है, रुक जाता है, मतलब पूरा तबाह हो जाता है शिप। ऑल क्रू मेंबर्स डाई एक्सपेक्ट रॉबिन्सन। रॉबिन्सन को छोड़ के वहाँ पे उस शिप में जितने भी आदमी थे ना, सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ अकेला रॉबिन्सन जो है उस शिप में बच जाता है। यहाँ पे ना जो ऑथर है ना डैनियल डिफोय, कहीं ना कहीं थोड़ा अपने लाइफ के बारे में भी बता रहे हैं। डैनियल डिफोय के साथ भी 2-3 बार लाइफ में ऐसा हो रखा है। अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि डैनियल डिफोय का जो जन्म हुआ था लगभग 1660 में हुआ था, और 1773 तक ये रहे थे। सॉरी, शायद 1771 है, तो देख लेना आप। तो मतलब यहाँ पे 1731 में उनकी डेथ हुई थी। तो इसमें क्या होता ना, 1665 में ना डैनियल डिफोय जो ऑथर है ना, वो लंदन में रहता था। लंदन में ना एक ग्रेट प्लेग आया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया था चारों तरफ, और उसमें लगभग 70 से 80 हज़ार आदमी की मृत्यु हुई। और उस समय क्या हुआ, डैनियल डिफोय और जो है सर्वाइव कर गए, जीवित बच गए, मतलब इतने खतरनाक भयावह सिचुएशन में भी। उसके बाद 1666 में लंदन में ना ग्रेट फायर, मतलब बहुत ज़्यादा आग लग गया, जिस वजह से पूरा मतलब शहर का शहर तबाह हो गया। बस 2-3 फैमिली एक शहर में बची थी, और वो उसमें से एक डैनियल डिफोय की फैमिली डैनियल डिफोय थे। तो यहाँ पे ना ऐसा 2 खतरनाक इंसिडेंट डैनियल डिफोय के साथ हुआ, जिसमें वो अकेले सिर्फ सर्वाइव कर सक गए, जीवित बच गए। तो वो यहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि सेम उनके जो कैरेक्टर है रॉबिन्सन क्रूजो के साथ भी लाइफ में बार बार ऐसा हुआ कि वो हर मुसीबत से अकेला जो है जीवित निकल जाता था। सारे लोग जो है उसके साथ जो भी होते थे उनकी डेथ हो जाती थी दुर्घटना की वजह से। ही फील्स लोनली। अब जब अकेले एक आइलैंड में फंस गया है रॉबिन्सन क्रूजो, तो उसको अकेला अनुभव होता है, वो डरा हुआ रहता है, अफ्रेड रहता है, एंड हेल्पलेस लगता है। उसको लगता है कि अब क्या ही किया जा सकता है। बट सून डिसाइड नॉट टू लूज होप। लेकिन तुरंत ही वो डिसाइड करता है कि हम उम्मीद नहीं हारेंगे। ऑल आवर डिसकंटेंट्स अबाउट वॉट वी वॉन्ट अपियर टू मी। वो बताता है कि हम लोग का सारा जो डिसकंटेंट होता है ना, असंतोष होता है ना, वो नाराजगी होती है, वो इस वजह से होती है कि क्या हम लोग जीवन में चाहते हैं, इस वजह से। स्प्रिंग फ्रॉम द वॉन्ट ऑफ थैंकफुलनेस फॉर वॉट वी हैव। मतलब हम लोग के पास जो है उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार नहीं होते हैं, बल्कि इस चीज़ के लिए असंतुष्ट व्यक्त करते हैं, इस चीज़ के लिए नाराज होते रहते हैं कि हमारे पास जीवन में क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है स्टांचा यूज़ किया जाता है उस समय रॉबिन्सन क्रूजो के द्वारा, और खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करता है। रॉबिन्सन salvages फूड, टूल्स, वेपन्स एंड क्लोथ्स फ्रॉम द ब्रोकन शिप। अब उस टूटे हुए शिप से जो है रॉबिन्सन कुछ खाना, कुछ टूल्स इट मीन्स कुछ औजार, वेपन्स, कुछ हथियार और कपड़े जो है लाता है ब्रोकन शिप से। ही बिल्ड्स ए शेल्टर। वहाँ पे एक आवास बनाता है, जो भी चीज़ें रहती है उसके पास, उन सारी चीज़ों के हेल्प से। लर्न्स टू हंट। शिकार करना सीखता है। ग्रो क्रॉप्स। और फसल भी उगाता है, क्योंकि वो 28 साल तक कंटिन्यू अकेला रहा है। एंड रेज एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स को भी वहाँ रेज इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं पालता है। यहाँ पे आपको हम एक और चीज़ बताते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इस नॉवेल का जो टाइटल है ना, वो सिर्फ रॉबिन्सन क्रूजो नहीं है। रॉबिन्सन क्रूजो जो है इस नॉवेल का शॉर्ट टाइटल है। इस नॉवेल के टाइटल में ना पूरा रॉबिन्सन क्रूजो के लाइफ का इंसिडेंट शॉर्ट में बताया गया है, और इस नॉवेल का जो टाइटल है वो 4-5 लाइन्स का है, इस वजह से हम मैंशन नहीं किए हुए हैं।
तो उतना 4-5 लाइन्स का टाइटल मे भी एग्जाम में देगा भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि इस नॉवल का टाइटल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है। रॉबिन्सन क्रूजो जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है। स्लोली ही बिकम सेल्फ सुफिशियंट। अब वो जो वहाँ पे फसल उगाना, जानवर को पालना, शिकार करना, सब कुछ सीख गया रॉबिन्सन क्रूसो। तो वहाँ पे वो सेल्फ सुफिशियंट बन जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है, एंड लर्न्स टू सर्वाइव अलोन, और अकेले सर्वाइव करना, जीना सीख लेता है। ही कीप्स ए जर्नल वेयर ही राइट्स हिज थॉट्स, फियर एंड ग्रेटिट्यूड। वो अपने पास एक जर्नल, एक छोटी पत्रिका रखता है जिसमें कि वो अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अपने डर को, ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार को लिखता रहता है। मतलब अकेले में वो क्या करेगा, जब टाइम मिलता है तो वो कुछ पत्रिका में अपने थॉट, विचार, ये सब भी अपना एक्सपीरियंस लिखता रहता है। एट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में तो रॉबिन्सन कंप्लेन्स अबाउट हिज फेट, मतलब अपने भाग्य को लेके कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि मेरा ही किस्मत खराब था, क्यों हुआ मेरे साथ, ये सब उसके मन में आता है स्टार्टिंग में। बट लेटर ही टर्न्स टू गॉड एंड रिलीजन, लेकिन बाद में वो भगवान की तरफ, धर्म की तरफ मुड़ जाता है। रीडिंग द बाइबल चेंजेस हिज एटीट्यूड। जब वो बाइबल पढ़ता है ना तो उसके एटीट्यूड, उसके रवैये में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, उसके अंदर परिवर्तन आता है। ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट, उसको ये यकीन होने लगता है, ये वो मानने लगता है दैट एवरीथिंग हैपेंस बाय गॉड विल एंड बिकम थैंकफुल, कि जो भी कुछ होता है ना वो भगवान की इच्छा के कारण होता है, भगवान चाहते हैं इस वजह से होता है, इस वजह से वो बाद में भगवान का थैंकफुल हो जाता है। अब आगे फिर से कोटेशन यूज किए हुए इस नॉवेल से रिलेटेड। आई लर्न टू टुक मोर अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ माई कंडीशन। वो रॉबिन्सन क्रूसो जो ये लाइन यूज करता है कि हम ना अब अपने जीवन का, अपने लाइफ का जो है ना ब्राइट साइड देखने लगे हैं, अपने कंडीशन का, मतलब अच्छा साइड देखने लगे हैं मेरे कंडीशन का। एंड लेस अपॉन द डार्क साइड, और डार्क साइड मतलब लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी तरफ अब ध्यान ना देके अपने लाइफ का हम जो है एक ब्राइट साइड देखने लगे, अच्छा साइड देखने लगे। आफ्टर मैनी ईयर्स, अब बहुत सालों बाद, रॉबिन्सन डिस्कवर दैट कैनिबल्स विजिट द आइलैंड ओकेजनली। रॉबिन्सन को पता चलता है कि इस आइलैंड में ना कभी कभी कैनिबल्स आते हैं, वही नरभक्षक आते हैं। नरभक्षक क्या होते हैं? ऐसे मनुष्य जो खुद मानव को मार के खाते हो, तो वही लोग। अब पता चलता है रॉबिन्सन को कि यहाँ पे नरभक्षक लोग भी, कैनिबल्स लोग भी कभी कभी आते हैं। दिस फ्राइटन्स हिम डीपली, और इस वजह से तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो और भी ज्यादा डर जाता है। ही लिव्स इन कॉन्स्टेंट फियर बट डज नॉट लूज करेज। वो कॉन्स्टेंट लगातार डर में जीता है, लेकिन फिर भी अपना जो करेज है, साहस है, वो नहीं खोता है। वन डे रॉबिन्सन सेव्स ए नेटिव फ्रॉम कैनिबल्स एंड नेम्स हिज फ्राइडे। एक दिन रॉबिन्सन जो है एक नेटिव को बचाता है, वहाँ के निवासी को, कैनिबल से, नरभक्षकों से बचाता है, और उसका नाम फ्राइडे रख देता है। फ्राइडे बिकम्स हिज फेथफुल सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब फ्राइडे मतलब क्योंकि रॉबिन्सन और फ्राइडे वहाँ अकेले हैं, तो फ्राइडे जो है रॉबिन्सन का एक तरह से फ्रेंड भी है और सर्वेंट भी है, क्योंकि सारा काम फ्राइडे जो है रॉबिन्सन के लिए करता था। रॉबिन्सन टीचेज हिम इंग्लिश एंड क्रिश्चियनिटी। रॉबिन्सन जो है उसको इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी भी सिखाता है। फिर से यहाँ कोटेशन है, आई मेड हिम नो हिज नेम शुड बी फ्राइडे, कि मैं ही उसको बताता हूँ कि उसका नाम फ्राइडे होना चाहिए, क्योंकि रॉबिन्सन को वो फ्राइडे वाले दिन मिला था। विच वॉज द डे आई सेव्ड हिज लाइफ, कि वो वही दिन था जिस दिन हम उसका लाइफ बचाए थे, उसको बचाए थे, सेव किए थे। ठीक है। आफ्टर मैनी ईयर्स, अब बहुत समय बाद, रॉबिन्सन हेल्प सम सेलर्स रिगेन कंट्रोल ऑफ ए शिप फ्रॉम म्यूटिनियर्स। मतलब कुछ सेलर्स की मदद करता है वहाँ पे, मतलब होता है ना समुद्र का एरिया था, द्वीप था, तो आइलैंड था, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स कभी कभी फंस जाते थे कुछ ना कुछ कंडीशन की वजह से। तो बहुत सालों बाद जो है रॉबिन्सन कुछ सेलर्स की, नाविकों की मदद करता है कुछ विद्रोहियों से अपना शिप का कंट्रोल वापस लेने में। दे रेस्क्यू हिम, और इसी शर्त पे मदद करता है कि आप हमको वापस इंग्लैंड छोड़ दीजिएगा, मेरे घर छोड़ दीजिएगा। तो वो लोग उसके बाद क्या करते हैं, वो उसको रेस्क्यू करते हैं, वहाँ से निकालते हैं। एंड रॉबिन्सन फाइनली लिव्स द आइलैंड आफ्टर 20 ईयर्स, और अंततः जो है रॉबिन्सन 28 साल के बाद वो आइलैंड को छोड़ के अपने घर वापस जाता है। तो इस चीज़ के साथ हम लोग का स्टोरी खत्म हुआ। आखिरी में एक कोटेशन है फिर से, दस आई लेफ्ट द आइलैंड आफ्टर आई हैड बीन ऑन इट 8 and 20 ईयर्स, की वो बोलते हैं कि अंततः वो इस प्रकार वो आइलैंड छोड़ते हैं, वो द्वीप छोड़ते हैं, और अपने लाइफ का वहाँ पे 8 and 20 ईयर्स, इट मीन्स 28 ईयर्स टोटल स्पेंड करने के बाद। अब कंक्लूजन वाला सेक्शन है। इन शॉर्ट, इट में संक्षेप में, थ्रू द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूजो, हम लोग का जो नॉवेल है प्रेजेंट रॉबिन्सन क्रूजो के जरिए, डिफॉय प्रेजेंट्स ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिफॉय जो है एक रियलिस्टिक, एक वास्तविक पिक्चर देते हैं मानवीय जीवन का, एंड स्ट्रगल, और उनके संघर्षों का। इट टीचेज अस, ये नॉवेल जो है हम लोग को सिखाती है इंपॉर्टेंट लेसन, कुछ महत्वपूर्ण पाठ, अबाउट पेशेंस, पेशेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ, धैर्य के बारे में, फेथ के बारे में सिखाती है, फेथ इट मीन्स आस्था, हार्डवर्क सिखाती है, एंड सर्वाइवल, ये कैसे इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा सेल्फ सुफिशियंट होना चाहिए, खुद पे निर्भर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नॉवेल का कंक्लूजन वाला सेक्शन खत्म होगा। अब समरी के बाद जो है हम लोग का थीम्स वाला सेक्शन आता है। थीम्स में आप लोग को बताएं दे, कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले जो है आप स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन जरूर लिखोगे, एटलीस्ट कम से कम तो फर्स्ट वाला स्टांजा। तो सबसे पहले वो फर्स्ट स्टांजा आपको लिखना है थीम्स लिखने से पहले। उसके बाद सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस हेडिंग डालते हुए जो है आपको आगे
थीम्स वाला क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू करने हैं। सबसे पहले सर्वाइवल और सेल्फ रिलायंस की किस तरह से जो है मनुष्य को, किसी भी इंसान को सर्वाइवल अपना खुद से करना चाहिए और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवल इज सर्वाइवल। सबसे महत्वपूर्ण जो थीम है इस नॉवल का, विषय जो है वो सर्वाइवल है कि कैसे इंसान जो है खुद सर्वाइव कर सकता है, अपने भरोसे रह सकता है। आफ्टर द शिपरेक के बाद, मतलब उस जहाज के बर्बाद होने के बाद, रॉबिन्सन इज लेफ्ट कंप्लीटली अलोन ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड। रॉबिन्सन जो है एक डेजर्टेड, एक सुनसान आइलैंड पे अकेला बच जाता है। ही हैज़ नो हेल्प, उसके पास ना कोई मदद है, नो शेल्टर, ना ही घर है, नो फूड, ना ही भोजन है। एट फर्स्ट ही फील्स होपलेस। स्टार्टिंग में तो उसको होपलेस सा लगता है कि नहीं भाई अब उम्मीद छोड़ देता है सब कुछ, बट स्लोली ही लर्न्स टू सर्वाइव बाय हिज ऑन एफर्ट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद के प्रयासों की वजह से वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे जीवित रहना सीख जाता है। ही बिल्ड्स ए हाउस, वहाँ पे एक घर बनाता है, ग्रोज क्रॉप्स, फसलों को उगाता है, मेक टूल्स, कुछ औजार्स बनाता है, हंट एनिमल्स, जानवरों का शिकार करता है, एंड स्टोर्स फूड, और भोजन को इकट्ठा भी करता है, मतलब भोजन उगाना भी सीखता है। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव इवन इन द वर्स्ट कंडीशन, कि मनुष्य जो है ना वो वर्स्ट कंडीशन में, बुरी से बुरी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। मनुष्य के अंदर इतना कैपेबिलिटीज होती हैं इफ दे यूज रीजन, कि अगर मनुष्य अपने रीजन, इट मीन्स तर्क, बुद्धि, हार्डवर्क और पेशेंस, इट मीन्स धैर्य का यूज करे ना, तो मनुष्य कोई भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, इट मीन्स जीवित रह सकते हैं। कोटेशन, आई लर्न टू लुक मोर अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ माई कंडीशन एंड लेस अपॉन द डार्क साइड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मीनिंग बता चुके हैं आपको। दिस थीम हाईलाइट्स ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस। ये जो विषय है, ये जो थीम है सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस, वो ना मनुष्यों के स्ट्रेंथ, इट मीन्स ताकत को, और उनके इंडिपेंडेंस, इट मीन्स स्वतंत्रता को हाईलाइट करता है, उजागर करता है। अब इंडिविजुअलिज्म जो नेक्स्ट थीम है हम लोग का, रॉबिन्सन क्रूजो स्ट्रांगली सपोर्ट इंडिविजुअलिज्म। रॉबिन्सन क्रूजो जो है वो इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इंडिविजुअलिज्म का अर्थ हो जाता है कि जो इंसान, मतलब होता है ना खुद के पावर, इंडिविजुअल इंसान के पावर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करे, विच मीन्स द पावर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हमारी होता है जिसका अर्थ हो जाता है इंडिविजुअल का पावर, किसी एक इंसान का पावर, स्वयं के पावर पे जब कोई इंसान, स्वयं के एफर्ट्स पे जब कोई इंसान भरोसा करे। रॉबिन्सन डिपेंड्स ओनली ऑन हिमसेल्फ। रॉबिन्सन जो है वो सिर्फ खुद पे डिपेंड रहता है। ही मेक्स डिसीजन अलोन, वो अकेला डिसीजन लेता है, एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम विदाउट एनी सपोर्ट, और विदाउट एनी सपोर्ट इट मीन्स बिना किसी सपोर्ट के वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी, कठिनाइयों को भी सॉल्व करता है। ही क्रिएट्स ए स्मॉल वर्ल्ड ऑफ हिज ओन ऑन द आइलैंड एंड बिकम्स इट्स रूलर। वो क्या करता है, खुद से एक छोटा सा अपना दुनिया बना लेता है उस छोटे से आइलैंड पे, और उसका जो है रूलर बन जाता है, शासक बन जाता है उस छोटे से आइलैंड का। आई वॉज लॉर्ड ऑफ द होल मैनर, और इफ आई प्लीज आई माइट कॉल माई सेल्फ किंग। फिर से यहाँ पे वो लाइन यूज़ किए हुए, कोटेशन यूज़ किए हुए कि मैं पूरी जागीर का मालिक था, अगर मैं चाहूँ तो खुद को राजा कह सकता हूँ, किंग कह सकता हूँ। दिस थीम रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिविजुअलिज्म। तो ये जो थीम है, ये जो विषय है ना कहीं 18th सेंचुरी के इंडिविजुअलिज्म वाले थीम को उजागर करती है। इट मीन्स 18th सेंचुरी में लोग कैसे इंडिपेंडेंट रहना सीखे हुए थे, आत्मनिर्भर बनना सीखे थे, उस वाले स्पिरिट, उस वाले क्षमता को दिखाती है। फेथ एंड रिलीजन, आस्था और धर्म की बात करते हैं। रिलीजन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉवल। रिलीजन भी जो है इस नॉवल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में रॉबिन्सन इग्नोर्स गॉड, भगवान को इग्नोर करता है स्टार्टिंग में रॉबिन्सन, जस्ट एज द इग्नोर हिज फादर्स एडवाइस। जिस तरह से वो अपने पिता की सलाह को इग्नोर किया था ना स्टार्टिंग में इस नॉवेल के, उस तरह से रॉबिन्सन भगवान को भी इग्नोर करता है। बट आफ्टर फेसिंग सफरिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख को फेस करने के बाद, इलनेस इट मीन्स बीमारी को फेस करने के बाद, लोनलीनेस अकेलेपन को फेस करने के बाद, ही टर्न्स टुवर्ड्स गॉड, वो अपने भगवान की तरफ मुड़ता है, एंड बाइबल और बाइबल की तरफ मुड़ता है। रिलीजन गिव्स हिम मेंटल स्ट्रेंथ एंड पीस। धर्म की वजह से, रिलीजन की वजह से उसको क्या, मेंटल, मानसिक स्ट्रेंथ इट मीन्स मानसिक ताकत, और पीस इट मीन्स शांति मिलती है। ही बिलीव्स दैट, उसको ऐसा लगने लगता है कि हिज सफरिंग इज गॉड्स पनिशमेंट, कि उसकी जो सफरिंग है, उसका जो दुख है ना, वो भगवान की पनिशमेंट, दंड की वजह से है। एंड लेट अस सी सर्वाइवल एज गॉड मर्सी, और वो जो इस लैंड पे, उस डिजर्टेड आइलैंड पे, सुनसान आइलैंड पे सर्वाइव कर रहा है ना, वो भगवान का एक उस पर जो है दया है। वो उसको ऐसा यकीन होने लगता है जब वो भगवान की तरफ मिलता है, थोड़ा सा उसको ताकत मिलता है कैसे वो सर्वाइव करे, कैसे वो जीवित रहे। अब मैन वर्सेस नेचर, मैन और नेचर के बीच में भी एक स्ट्रगल दिखाया गया है। द नॉवेल शो द स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर, मैन एंड नेचर इट मीन्स मनुष्य और प्रकृति के बीच भी इस नॉवेल में स्ट्रगल दिखाया गया है। रॉबिन्सन फाइट्स अगेंस्ट नेचुरल फोर्सेस, रॉबिन्सन जो है लड़ता है कुछ प्राकृतिक फोर्सेस, ताकतों से, जैसे कि स्टॉर्म्स इट मीन्स तूफान से लड़ता है, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली
जानवरों से लड़ता है, एंड हंगर इट मीन्स अपने भूख तक से लड़ता है। बाय इंटेलिजेंस एंड एफर्ट्स मतलब अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए और अपने प्रयासों के जरिए ही लर्न्स हाउ टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर। वो सीख जाता है कि कैसे नेचर प्रकृति के साथ ना एक हार्मोनी इट मीन्स सामंजस्य बना के जिया जा सकता है, जीवित रहा जा सकता है। नेचर एंड एक्सपीरियंस डायरेक्टेड मी, वो क्या लाइन यूज करता है कि नेचर मतलब प्रकृति और एक्सपीरियंस उसको अपने अनुभवों की वजह से ना एक दिशा मिली है, वो दोनों जो है उसको डायरेक्ट किए हुए हैं, उनको निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, बस सबसे आखिरी जो थीम है वो कॉलोनियलिज्म है। थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म अपीयर्स क्लियरली इन रॉबिन्सन्स रिलेशन विद फ्राइडे, कि रॉबिन्सन का जो फ्राइडे के साथ रिलेशनशिप है ना, उसमें हम लोग को क्लियरली जो है कॉलोनियलिज्म वाला थीम देखने को मिलता है। कभी कभी हो सकता है आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो है ना रॉबिन्सन और फ्राइडे के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ दे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में चांसेस है पूछ सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कीजिएगा जो आप पढ़ के गए हो उसी से। तो कॉलोनियलिज्म वाला थीम देखने को मिलता है रॉबिन्सन और फ्राइडे के रिलेशनशिप में। रॉबिन्सन सेव्स फ्राइडे लाइफ एंड मेक्स हिम हिज सर्वेंट, रॉबिन्सन जो है फ्राइडे के जीवन को बचाता है और उसको अपना सर्वेंट मींस नौकर बना लेता है। ही टीचेस हिम इंग्लिश, उसको इंग्लिश सिखाता है, क्रिश्चियनिटी सिखाता है, एंड कॉल हिमसेल्फ फ्राइडेज मास्टर, और खुद को जो है फ्राइडे का मास्टर बताता है, मालिक बताता है। फिर से आई मेड हिम नो हिज नेम शुड बी फ्राइडे, फिर से वही लाइन है कि वो खुद ही बताया था कि इसका नाम फ्राइडे होना चाहिए, ये ऑलरेडी कोटेशन पहले भी बता चुके हैं। रॉबिन्सन कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर एंड बिलीव्स ही हैज़ द राइट टू रूल द आइलैंड ऑन इट्स पीपल, मतलब रॉबिन्सन जो है खुद को सुपीरियर मानता है, बड़ा मानता है, और उसको ऐसा यकीन और ऐसा उसका मानना होता है कि उसका ना अधिकार है, उसका राइट है कि वो इस आइलैंड पे रूल करे, शासक करे और यहाँ के लोगों पे शासन करे। दिस रिफ्लेक्ट द यूरोपियन कॉलोनियल एटीट्यूड ऑफ द 18th सेंचुरी, और ये जो है ना कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी के यूरोपियन कॉलोनियल एटीट्यूड को, कॉलोनियल रवैये को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। थोड़ा सा एज ए कंक्लूजन हम बोल सकते हैं, छोटा सा मेंशन कर रखें। दस डैनियल डिफॉय यूजेज रॉबिन्सन क्रूज लाइफ, इस तरह से डैनियल डिफॉय जो ऑथर है ना वो रॉबिन्सन क्रूज के जीवन को यूज करते हैं टू शो द पावर ऑफ ह्यूमन विल, मनुष्य के इच्छा शक्ति की ताकत को दिखाने के लिए, फेथ इट मीन्स उसके आस्था के ताकत को दिखाने के लिए, उसके हार्डवर्क की ताकत को दिखाने के लिए और मनुष्य के इंटेलिजेंस के ताकत को दिखाने के लिए डैनियल डिफॉय जो है रॉबिन्सन क्रूज के कैरेक्टर का यूज करते हैं। इसमें चाहो तो आप जो स्टार्टिंग में हम कंक्लूजन बताएं वो सब भी इसमें ऐड कर सकते हो, अगर ये वाला कंक्लूजन वाला सेक्शन आपको बड़ा करना है तो। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, कैरेक्टर स्केच ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। कैरेक्टर स्केच लिखने से पहले भी वही इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से आप पहला स्टांजा जरूर लिखोगे, फिर स्टार्ट करोगे। रॉबिन्सन क्रूजो इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर ऑफ डैनियल डिफॉय नॉवेल्स रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो जो है एक सेंटर इट मीन्स मुख्य कैरेक्टर रहता है, मुख्य चरित्र रहता है और नरेटर रहता है, वक्ता रहता है डैनियल डिफॉय के नॉवेल रॉबिन्सन क्रूजो का। द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिज लाइफ स्ट्रगल एंड एक्सपीरियंस, की ये जो पूरी कहानी है ना वो उसके जीवन के स्ट्रगल इट मीन्स जीवन के संघर्ष, एक्सपीरियंस के इर्द गिर्द ही घूमती है, उसके खुद के अनुभवों के इर्द गिर्द घूमती है। पूरा नॉवेल में जो है रॉबिन्सन क्रूज के जीवन को ही दिखाया गया है। समरी से आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम ए वेरी यंग एज, मतलब स्टार्टिंग के यंग एज से ही, बहुत कम एज से ही रॉबिन्सन फील्स डिससेटिस्फाइड विद ए सेफ एंड कंफर्टेबल लाइफ। रॉबिन्सन को ना एक सेफ और कंफर्टेबल आराम वाले जीवन से काफ़ी डिससेटिस्फाइड और संतुष्ट अनुभव होने लगता है, फील होने लगता है। हिज फादर एडवाइजेस हिम टू लिव ए बैलेंस्ड मिडिल क्लास लाइफ। उसके पिता रॉबिन्सन के पिता रॉबिन्सन को एडवाइस देते हैं कि एक मिडिल क्लास लाइफ जियो, आराम से जिंदगी काटो, बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ जियो। बट क्रूजो इग्नोर्स दिस एडवाइस, लेकिन जो रॉबिन्सन क्रूजो है वो इस एडवाइस को, इस सलाह को इग्नोर करते हैं एंड चूज ए लाइफ ऑफ एडवेंचर, और एडवेंचर से बड़ा जीवन चूज कर लेते हैं खुद के लिए। क्रूजो डिसओबेज हिज फादर्स एडवाइस, क्रूजो जो है अपने फादर की आज्ञा का अवहेलना करते हैं, विच लेटर ब्रिंग सफरिंग इनटू हिज लाइफ, और जिस वजह से बाद में उनकी लाइफ में बहुत सारा सफरिंग, दुख, प्रॉब्लम्स भी आता है। हिज फादर्स वार्निंग प्रूव्स ट्रू, उनके पिता का जो वार्निंग था, चेतावनी था, वो सच प्रूव होता है। व्हेन क्रूजो फेसेस स्टॉर्म, जब क्रूजो जो है स्टॉर्म इट मीन्स तूफान का सामना करते हैं, स्लेवरी का सामना करते हैं, और शिपरेक और कैसे उनका शिप जो है तबाह हो जाता है, उस सब चीज़ का सामना करते हैं, तो क्रूजो को लगता है एक टाइम के लिए कि उनके पिता जो है सही चेतावनी दे रहे थे, सही सलाह दे रहे थे। आई वुड बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग बट गोइंग टू सी, मतलब वो बताए हुए हैं अपनी इच्छा को कैसे वो मतलब सेटिस्फाइड फील करते अगर वो सी जाते, समुद्र में जाते यात्रा करने के लिए, तो ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूजो के लाइफ से रिलेटेड कोट्स यूज़ किए हुए हैं। सम फीचर ऑफ क्रूजोज कैरेक्टर, अब कुछ विशेषता बात कर लेते हैं जो क्रूजो के कैरेक्टर में देखने को मिलती है। वो है
प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। किस तरह से क्रूजो जो है प्रैक्टिकल रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं और हार्ड वर्किंग रहते हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो इज हिज इंटेलिजेंस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी में से जो रॉबिन्सन क्रूजो के जीवन में हम लोग को देखने को मिलती है या उनमें हम लोग को देखने को मिलती है वो है उनका इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता। आफ्टर द शिपरेक, मतलब शिपरेक इट मीन जहाज के तबाह होने के बाद, ही डज नॉट वेस्ट टाइम, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते इन क्राइंग, रोने में। ही स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली एंड प्लान्स हाउ टू सर्वाइव। वो लॉजिकली थिंक करना, सोचना स्टार्ट कर देते हैं और मतलब अपनी बुद्धि का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और ये प्लान करते हैं, ये योजना बनाते हैं कि अब सर्वाइव कैसे किया जाए, अब जीवित कैसे रहा जाए इस डिजर्टेड आइलैंड में, सुनसान आइलैंड में। ही बिल्ड्स ए शेल्टर, रॉबिन्सन क्रूजो जो है एक आवास बनाते हैं, मेक्स फर्नीचर बनाते हैं, ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाते हैं, टीम्स एनिमल्स, टीम्स मतलब भी होता है पालतू बनाना, कुछ जानवरों को पालतू बनाते हैं, एंड स्टोर्स फूड, और फूड इकट्ठा करते हैं। ही लर्न्स एवरीथिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क, वो अपने हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस, अनुभवों की वजह से सारा कुछ वहाँ सीखते हैं उस डेजर्टेड, उस सुनसान आइलैंड में। अब है पेशेंस एंड डिटरमाइंड, कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा धैर्य रहता है उनके अंदर और काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी रहते हैं रॉबिन्सन क्रूजो। क्रूजो शोज ग्रेट पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, क्रूजो जो है बहुत ज़्यादा धैर्य और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयी दिखाते हैं, दृढ़ संकल्प दिखाते हैं। मैनी टास्क टेक हिम मंथ्स और इवन ईयर्स, की बहुत सारे ऐसे काम थे जिनमें उनको बहुत ज़्यादा मतलब महीनों लग जाता है और इवन ईयर्स, सालों लग जाता है। बट ही नेवर गिव अप, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते। ही एक्सेप्ट हिज सिचुएशन, वो अपने सिचुएशन, अपनी परिस्थितियों को स्वीकारते हैं एंड वर्क स्लोली टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ कार्य करते हैं। आई लर्न टू लुक अपॉन, फिर से सेम कोटेशन है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते समय ये सब कोटेशन यूज कर सकते हो। आई लर्न टू लुक मोर अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ माई कंडीशन। अब रिलीजियस और स्पिरिचुअल ग्रोथ, की किस तरह से उनमें जो है हम लोग को एक धार्मिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ देखने को मिलती है। एट फर्स्ट क्रूजो इज केयरलेस, स्टार्टिंग में क्रूजो जो है वो केयरलेस रहते हैं अबाउट रिलीजन, धर्म को लेके। बट इलनेस, फियर एंड आइसोलेशन, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं, उनको डर लगता है और आइसोलेशन इट मीन्स अकेलापन, टर्न हिम टुवर्ड्स गॉड, तो इन सब की वजह से जो है भगवान की तरफ मुड़ते हैं। रीडिंग द बाइबल चेंजेस हिज थिंकिंग, मतलब बाइबल पढ़ने की वजह से उनके थिंकिंग में, उनके सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। ही बिलीव्स दैट, उनको ऐसा लगने लगता है, हिज सफरिंग इज गॉड्स पनिशमेंट, कि उनकी जो सफरिंग है, उनकी लाइफ में जो दुख है ना, वो भगवान का दिया हुआ पनिशमेंट है, दंड है। एंड हिज सर्वाइवल इज गॉड मर्सी, और वो जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, जीवित रह पा रहे हैं ना, वो भगवान की दया है। अब एक कॉलोनियल माइंडसेट, किस तरह से उनका जो है माइंडसेट जो है ना वो अंग्रेजों वाला कॉलोनियल रहता है, वो देखते हैं। क्रूजो सेव्स फ्राइडेज लाइफ, क्रूजो से फ्राइडे के जीवन को बचाते हैं एंड मेक्स हिम हिज सर्वेंट, और उसको जो है खुद का सर्वेंट बना लेते हैं। ही टीचेज हिम इंग्लिश, वो उसको इंग्लिश सिखाते हैं एंड क्रिश्चियनिटी सिखाते हैं। एंड कॉल्स हिमसेल्फ फ्राइडेज मास्टर, और खुद को जो है फ्राइडे का मास्टर, मालिक बताते हैं। फिर से सेम कोटेशन रिपीट हो रहा है। अल्दो क्रूजो इज काइंड टू फ्राइडे, हालांकि क्रूजो जो है काइंड रहते हैं, फ्राइडे को लेके दयालु रहते हैं। ही नेवर ट्रीट्स हिम एज एन इक्वल, लेकिन जो है रॉबिन्सन क्रूजो जो है फ्राइडे को कभी इक्वल ट्रीट नहीं करते, मतलब अपने बराबर नहीं मानते हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर, वो खुद को सुपीरियर, उससे ऊंचा मानते हैं। एंड बिलीव्स, और ऐसा मानते हैं कि ही हैज़ द राइट टू रूल द आइलैंड एंड इट्स पीपल, कि यह उनका अधिकार है कि वो इस आइलैंड पे रूल करे और यहाँ के लोग, जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ रहने वाले लोग में से एक फ्राइडे ही था, और उस फ्राइडे का भी जो है वो रूलर है, शासक है, राजा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वो कॉलोनियल माइंडसेट भी हो गया। फिर से एंड में थोड़ा सा कंक्लूजन मेंशन किए हुए हैं कि डैनियल डिफॉय प्रेजेंट्स रॉबिन्सन क्रूजो इज एज ए सिंबल ऑफ ह्यूमन करेज, फेथ एंड सेल्फ रिलायंस, की डैनियल डिफॉय जो है रॉबिन्सन क्रूजो को प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन करेज, मानवीय साहस, मानवीय आस्था, और सेल्फ रिलायंस इट मीन्स आत्मनिर्भरता के एक सिंबल, इट मीन्स एक प्रतीक के रूप में। ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, कि रॉबिन्सन क्रूजो जो है एक समान आदमी रहता है, हु सर्वाइव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर जाता है, जीवित रह जाता है, थ्रू इंटेलिजेंस एंड हार्डवर्क, और वो भी किस चीज़ के जरिए, अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता और हार्डवर्क, इट मीन्स कठिन मेहनत की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रॉबिन्सन क्रूजो का कैरेक्टर स्केच भी खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि 1 मई से सारे टॉपिक का PDF पेड है, तो पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।